अकादमी के चारों ओर एक अंधेरी, डरावनी रात छाई हुई थी, जो अजीब अजीब आवाजों से भरी हुई थी। एक सूखा पेड़ काली आकाश के सामने खड़ा था। अचानक एक भयानक केंद्रीय मूसलधार से विशाल लाल बेलें फूट पड़ती हैं, जो राक्षसी जड़ों की तरह बेकाबू होकर फैलने लगती हैं। उथल-पुथल मची जड़ें जमीन पर फैलती हैं और लोगों को खींचती चली जाती हैं। घबराए हुए माता-पिता और शिक्षक अपने पकड़े गए बच्चों के लिए चिल्ला रहे हैं, जबकि वेनाई मॉर्ग डर के मारे देखकर खड़ा है। हतप्रभ होकर वेनी सोचता है कि ये किस तरह की दैवीय सत्ता हो सकती है। वो जल्दी ही एक सिहराने वाला सच समझ जाता है। ये बेलें जानबूझकर केवल छात्रों को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब पहले से ही प्लान किया गया हो। किमू मॉर्ग उस ऊंची लाल इमारत को पहचानती है और जोर से पूछती है कि क्या ये खाई का पेड़ है। उसके पास खड़े ओसिरिस किमू से पूछते हैं कि क्या उसे उस सत्ता के बारे में कुछ पता है। पास ही पितामह रॉड्रिक और सर्वांतेस घबराए हुए हैं। ओसिरिस बताता है कि उसके 4 छोटे भाई बहन पकड़ लिए गए हैं और सर्वांतेस रोते हुए कहता है कि उसका बेटा भी ले जाया गया। दोनों मदद की भीख मांगते हैं, जबकि रॉड्रिक अपनी बेटी को बचाने के लिए बेचैन है। किमू नाराज होकर पितामहों को चिल्लाती है कि शांत हो जाओ, घबराने से कुछ नहीं होगा। किसी भी समस्या को हल करो और उनकी मांग है कि वे स्थिति को शांतिपूर्वक समझें। बुरी तरह परेशान एक विनम्र वाय किमू के पास जाता है, उसकी मदद और जो भी जानकारी उसके पास है उसके लिए विनती करता है। किमू स्वीकार करती है कि वो सब कुछ नहीं जानती, लेकिन बताती है कि यह किसी ऐसी सत्ता से मिलती जुलती है जिसे मास्टर स्नेक कहा जाता है। वो समझाती है कि अबिस का पेड़ शमांग की कहानियों में एक दानवीय प्राणी है, जो कभी रेड और ब्लैक माउंटेन में रहता था। लोक कथाओं के अनुसार ये पेड़ जमीन के ऊपर जड़ें फैलाता है, लेकिन उल्टा जमीन के अंदर बढ़ता है, जो अंतहीन रूप से अबिस तक जाता है। वो निष्कर्ष निकालती है कि पेड़ के अंदर जो जगह है वो एक अनजानी विकृत दुनिया है, जो साम्राज्य के जादू के टावर से अलग स्तर का खतरा है। सर्वांतेस गुस्से में बीच में बोल पड़ता है और पूछता है कि बच्चों को बाहर कैसे निकाला जाए। किमू शांति से जवाब देती है कि अगर बाहर से उन्हें बचाना मुमकिन होता तो वो कर होती। वह बताती है कि पेड़ को सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है, जिससे सर्वांटेस हैरान रह जाता है। बेनी को राहत मिलती है कि किमू सुरक्षित है, लेकिन वह पूछता है कि उसने कैसे बचकर बाहर निकल लिया, जैसे बाकी बच्चे उसमें फंसे। किमू समझाती है कि उसने देखा था कि बेलें बच्चों की कलाई से उग रही थीं। खुशी की बात ये थी कि एडमिशन ऑफिस में स्टूडेंट्स के ब्रेसलेट्स खत्म हो गए थे, इसलिए उसे गेस्ट वाला ब्रेसलेट मिला। तभी वेनी को एक डरावना एहसास हुआ। उसे याद आया कि ब्रेसलेट्स सिर्फ स्टूडेंट्स को ही दिए जाते थे, जिन्हें वो सिक्योरिटी के लिए समझता था। अब उसे पता चला कि स्कूल के ब्रेसलेट्स ही उस जाल को ट्रिगर कर रहे थे। अपनी मजबूरी से टूटकर विंसी हार मानते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा और इस हादसे के लिए खुद को दोषी ठहराने लगा। वेनी के आंसू बहने लगे। गिल्ट से घिरा हुआ उसे अफसोस हुआ कि उसने ज्यादा सावधान क्यों नहीं रहा, और खुद को कोसता रहा कि उसने ऐसा रास्ता क्यों चुना, अपने छात्रों को तबाही के मुंह में छोड़ते हुए। बड़ों के हताशा के बीच छोटी पॉमेरियन आंसू भरकर ओसिरिस की पैंट के नीचे से पकड़ती है, पूछती है कि क्या उसके चाचा वापस नहीं आ रहे। ओसिरिस रोती हुई पॉमेरियन को उठाकर उसे सांत्वना देता है। पास में किमू खंडहर बने मैदान के किनारे पर खड़ी है, पेड़ की विशाल जड़ों को निहारती हुई। चमकती आंखों के साथ किमू निराश नहीं दिखती। उसे यकीन है कि वो लड़का जिसे वो जानती है हारने वाला नहीं है। दानवीय संरचना के सामने खड़ी होकर किमू मन ही मन उसे जल्दी भागने के लिए कहती है, ताकि वह फिर मिल सके। धीरे से विकिर का नाम सोचते हुए। उसी वक्त विकिर को याद आता है कि दानव एडुशियस हंस रहा था जब उसने जाल चालू किया था। राक्षस ने माना था कि इंसानों की उम्मीदों को देखकर मजा आता है, फिर उन्हें गहरे गर्त में खींच लेता है। अपनी धुंधली यादों में वह डोलोरेस को लाल बेलों में फंसा देखता है, जो उसे उसका उपनाम वान कह रही है, जबकि उसे दूर खींचा जा रहा है। अचानक विकिर की आंखें जोर से खुलती हैं और वो जाग जाता है। वह अपनी जीवंत पेंडेंट डेकाराबिया की आवाज सुनता है, जो पूछ रही है कि क्या वो जाग गया है। पास में छोटी नीली मकड़ी धीरे से कराहती है। विकिर हरे चमकीले पानी के तालाब में बैठ जाता है, समझते हुए
वे दानव जैसी पेड़ के अंदर खींचे गए हैं। वो खुद को एक विशाल भूमिगत संरचना के अंदर पाता है जो उल्टा टावर जैसा दिखता है। ये एबिस ट्री का पहला मंजिल है जो नॉर्वी जैकिस की जगह है। विकर का चेहरा सख्त हो जाता है जब वो समझता है कि उसकी सारी कोशिशें दानव के जाल को रोकने में नाकाम रहीं। तभी एक खुशमिजाज आवाज सुनाई देती है। अचानक चौंक कर विकर और डिकाराबिया उस आवाज की ओर मुड़ते हैं। परछाइयों से एक भयानक मुस्कान निकलती है, पीली दांतों के साथ, जो हंसते हुए उन्हें डरने को कहती है। एक डरावनी गॉब्लिन जैसी परी उसके साथ है। रेड आइज खुद को टावर का गाइड बताता है। ये चेतावनी देता है कि सिर्फ पहला इंसान जो नीचे पहुंचेगा वही बच पाएगा। अचानक एक चमकता हुआ सिस्टम इंटरफेस दिखाई देता है। ये टावर के नियमों के लागू होने का ऐलान करता है। विकिर को लेवल 1 वॉरियर के रूप में रजिस्टर करता है और उसकी स्टेटस विंडो खोल देता है। एक बड़ा स्क्रीन दिखाता है कि विकिर का स्टेटस लेवल 1 पर रीसेट हो गया है। साथ ही उसकी बेस स्टैट्स, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और हेल्थ भी दिखाई जाते हैं। बाकी के गुण छुपे हुए हैं। सिस्टम टावर के नियमों और काम करने के तरीके को समझाता है। असली दुनिया की ताकत को 100वें हिस्से तक घटा दिया गया है। इसकी ताकत का 1% एक लेवल के बराबर होता है, लेकिन सिस्टम एक इनाम भी देता है। अंदर हासिल किए गए लेवल और स्टैट्स उसकी असली दुनिया की ताकत को हमेशा के लिए बढ़ा देंगे जब वो भाग निकलेगा। विकिर स्क्रीन को घूरते हुए नियमों का विश्लेषण कर रहा है। डिकाराबिया इंटरफेस को शक की नजर से देखती है। पेंडेंट नोट करता है कि उसने कभी ऐसी लेवलिंग सिस्टम वाला एबिस ट्री नहीं देखा और सोचता है कि शायद ये मडूसियस की विकसित दैवीय शक्तियों से है। विकिर चुपचाप खड़ा रहता है। उसका दिमाग तेजी से उस कड़वी हकीकत को समझने में लगा है। वह अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है, अमडूसियस को याद करता है। कोलोसियो अकेडमी में पहले एक एबिस ट्री एक्टिवेट किया था जिससे कई युवा हीरोज की मौत हो गई थी। उसे पता है कि टावर का लेवलिंग सिस्टम एक जाल है जो बढ़ोतरी का भ्रम देता है, पर असल में एक ऐसा जेल है जिसमें से निकलना नामुमकिन है। विकिर जानता है कि वे फंसे हुए हैं, जहां विकृत दुनियाएं लेवल से जुड़ी हैं और सामान्य नियम यहां लागू नहीं होते। अपनी खो चुके उन्हें असंभव चुनौतियों और राक्षसों का सामना करना पड़ता है। असफलता की कीमत पूरी तरह से जान गंवाना है। जो भी पीछे रह जाता है उसकी जीवन ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाती है, बदल दी जाती है। राक्षस निर्माता के लिए सत्ता में आना। उसे एहसास होता है कि छात्र तबाही के युग के बलिदान हैं। इसलिए उसने राक्षस की योजना को रोकने के लिए जान लगाकर लड़ाई की। वह अपनी हार स्वीकार करता है। फिर बड़े बड़े डरावने चूहे, जिनकी लाल चमकदार आंखें हैं, अंधेरों से निकलकर उसे घेर लेते हैं। गॉब्लिन परी पहली मंजिल की शर्त बताती है। सभी नॉर्विकस सीवर के चूहों को खत्म करना है। गाइड चेतावनी देता है कि हालांकि वे सीधे साधे हैं, लेकिन उनकी संख्या उन्हें खतरनाक बनाती है। विशाल चूहे गुर्राते हुए विकिर पर सभी तरफ झपट पड़ते हैं। दिशा निर्देश। पास में डेक्राबिया माफी मांगता है और समझाता है कि टावर की ताकत उसकी क्षमताओं को दबा रही है। विकीर को अकेले ही झुंड का सामना करना पड़ेगा। बिना डरे विकीर अपनी मास्क और शर्ट उतारकर लड़ाई की तैयारी करता है। डेक्राबिया कहता है कि शायद उसने शुरू से ही अकेले लड़ने का इरादा बनाया था। जैसे जैसे चूहे करीब आते हैं, विकीर अपना मास्क तोड़ देता है। उसे पता है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी भी 8 सितारा क्षेत्र तक पहुंचना बाकी है। वो गंभीरता से स्वीकार करता है कि पवित्र आशीर्वाद के बावजूद वो मुश्किल से ही 5वें शव से बच पाया, जो केवल थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। पहले दानव प्रभु की ताकत। विकीर की लाल आंख चमकती है, सिस्टम के नियमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अंदर हासिल किए गए आंकड़े उसकी असली दुनिया की ताकत को हमेशा के लिए बढ़ा देंगे जब वो बच निकलेगा। नए संकल्प के साथ वो अपनी रणनीति बदलने का फैसला करता है। एक काले आभा से घिरा विकीर वादा करता है कि वो इस उलझे हुए लेवलिंग सिस्टम का फायदा उठाएगा। बिना डरे खड़ा होकर जब चूहे उस पर झपटते हैं तो वो प्रण लेता है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल करके वो जबरदस्त ताकतवर बनेगा और चाहे जो भी हो बच निकलेगा। दानव की बलिदानी योजना को ठुकराते हुए विकीर एक चकाचौंध कर देने वाली तेज चाल छोड़ता है। हमला
उसकी तलवार जोरदार तरीके से उन बड़े चूहों के बीच से कटती हुई निकल रही थी। विकीर ने ठाना कि वो इस परीक्षा को जीतकर अबिस को अपनी ताकत की नींव बनाएगा। उसकी आंखों में एक ऐसे कुत्ते की आग थी जो शिकार को छोड़ने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद विकीर चूहों के खून से सने सिरों के बीच विजेता बनकर खड़ा था। अपनी निर्दयी स्वभाव को अपनाते हुए उसने अपनी पहचान एक बास्करविल के रूप में पक्की की। उसने महसूस किया कि उसकी बदला लेने वाली आत्मा वापस आ गई है। गॉब्लिन परी हैरानी से घबराई हुई देख रही थी। कांपते हुए उसने बताया कि विकीर ने दानवों का सफाया कर दिया और रास्ता साफ कर दिया। पहली मंजिल सबसे तेज, बाकी सबसे आगे। अचानक विकीर जोर से अपना हाथ उस जीव के मुंह में घुसा देता है, उसे घुटन में डालते हुए, और ठंडे अंदाज में अपनी रिकॉर्ड तोड़ टाइम को स्वीकार करता है। विकीर उस बेबस गाइड को घूरता है, डरावने अंदाज में अपनी तेजी के लिए सही इनाम मांगता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।